So students, this is the second chapter of class 10 biology of CBSE. It is control and coordination. This is very important chapter for board exam as well as for your knowledge. Each and every living organism in this earth undergoes some activities, those are called life processes in order to survive. जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ लाइफ प्रोसेस फॉलो किया जाता है, कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शन किया जाता है, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सपोज हम लोग को हम लोग का स्टमक खाली हो गया, यानी कि हम लोग को जो भूख लगता है, अगर भूख लगता है पता नहीं चलेगा तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे. या हम लोगों को पढ़ाई याद करना है और याद करने के लिए कोई सिस्टम हम लोग का बॉडी में नहीं रहेगा तो पढ़ाई याद कैसे होगा, या हम लोग मैथ का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे. या जब सोचो कि हम लोग का बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तब तबीयत खराब लगता है, तो ये जो फीलिंग, ये जो सेंसेशन जब तक ना हम लोगों को हम लोग तक पहुंचेगा, हम लोग महसूस कर पाएंगे, तब तक उसके खिलाफ कोई इनकी मेडिसिन नहीं लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. तो इसको कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में खुद को जानकारी मिलना है एक ऑर्गेनिज्म. और ऑर्गेनिज्म का दो तरह का एनवायरनमेंट होता है. एक ऑर्गेनिज्म, ये सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है. इस ऑर्गेनिज्म का दो तरह का एनवायरनमेंट होता है. इसका बॉडी से बाहर रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर रहता है इंटरनल एनवायरनमेंट. अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को पता चलना चाहिए बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है, किस तरह का चेंजेस आ रहा है और किस स्थिति के मुताबिक किस एक्शंस के अगेंस्ट में कैसे रिएक्शंस देना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है. बहुत तरह का सिग्नल्स हम लोगों को मिलता रहता है, हम लोग को बॉडी के अंदर से, बॉडी के बाहर से, जिसको कहा जाता है स्टिमुलस. और स्टिमुलस के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स देना होता है. अगर रिस्पॉन्स सही से दे पाएंगे तो हम लोग लाइफ प्रोसेस सही से आगे बढ़ा पाएंगे. और कोऑर्डिनेशन मतलब हम लोग का बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो संयोग स्थापन, जो ब्रिज है, जो एक बनता है. क्योंकि अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, ये जब तक दोनों कोरिलेट नहीं हो पाएगा एक ऑर्गेनिज्म सही तरह से अपना लाइफ लीड नहीं कर पाएगा. और बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो एक लिंकअप, वो भी इस सिस्टम के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल एज फॉर नॉलेज. सो देयर आर two types of means by which control and coordination is done. First one is physical messenger, and second one is chemical messenger. जो मैसेज बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर लेन देन होता है, जो क्या किस तरह का चेंजेस हो रहा है वो जानकारी दिया जाता है, वो फिजिकल मैसेंजर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, जिसके द्वारा दिया जाता है सेंसेशन, उसको कहते हैं फिजिकल मैसेंजर, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, nerve impulse act as physical messenger, and hormones act as chemical messenger. नर्वस सिस्टम को फिजिकल मैसेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैसेज को कैरी करता है, जो कि एक फिजिकल मीन है, इसलिए इसको कहा जाता है फिजिकल मैसेंजर. और हार्मोन्स जो है
ये कुछ केमिकल फॉर्म्स होता है जो कि हम लोग का सेल के अंदर ही बनता है, स्पेशलाइज टिश्यू होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो केमिकल के द्वारा कुछ सेंसेशन या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा जाता है, इसके लिए हार्मोन्स को कहा जाता है केमिकल मैसेंजर। So first we will know about the nervous system. So what is nervous system? Nervous system is a physical messenger system made up of nerve tissues which is responsible for receiving, processing and ultimately sensing the changes around and inside of an organism. तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर क्या हो रहा है वो सभी प्रकार चेंजेस का के द्वारा जो मैसेज हम लोग को बॉडी को दिया जाता है उसको रिसीव करना, फिर उसको प्रोसेस करके बताना कि किस तरह का चेंजेस हो रहा है और चेंजेस के अगेंस्ट में किस तरह का रिस्पॉन्स लेना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को, यानी कि सेंसिंग जिस प्रोसेस को कहा जाता है। ये सारे जो प्रोसेस जो नर्व टिश्यू के द्वारा बनाया हुआ जिस सिस्टम से किया जाता है उसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस किस में पाया जाता है? इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक फ्रॉम निडरियंस टू मैमल्स, मतलब हम लोग तक निडरियन से स्टार्ट करके नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। फ्रॉम निडरियंस टू मैमल्स, निडरियल से लेकर स्टार्ट करके एनिमल किंगडम में मैमल्स तक सब में नर्वस टिश्यू पाया जाता है। बट एब्सेंट कौन सा ऑर्गेनिज्म में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, या एनिमल्स में जो होता है जो कि पॉलीफेरा ग्रुप में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। एंड इन प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। सो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है इसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है और ये सारे ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। जब नर्वस सिस्टम यानी कि सेंसिंग का बात आता है तो दो चीज पहले सामने आता है। एक है स्टिमुलस वर्ड हम लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा, और दूसरा है एक्साइटेबिलिटी। Stimulus means the changes in the environment to which organism respond and react are called stimuli or stimulus. The change or changes in the external or internal environment to which the organisms respond. ओके, सो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो भी प्रकार का चेंजेस होता है, जो भी सिग्नल मिलता है जो भी सिग्नल्स मिलता है जिसके अगेंस्ट में हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं उसको कहा जाता है स्टिम्युली, प्लूरल में है, सिंगुलर में स्टिमुलस। स्टिमुल है प्लूरल फॉर्म, स्टिमुलस है सिंगुलर फॉर्म। लेकिन एक्साइटेबिलिटी, व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? Excited by stimulus, the capacity or tendency of a living organism to response is called excitability. Excited by a stimulus, the capacity or tendency of an organism
to respond is called excitability. यानी कि एक स्टिमुलस से एक्साइटेड होके, स्टिम्युलेटेड होके, स्टिमुलस से स्टिमुलेटेड होके, एक्साइटेड होके एक ऑर्गेनिज्म जो उसका रिस्पॉन्स देता है, जो एक्शन के अगेंस्ट में जो रिएक्शन देता है, उसको कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी. नाउ जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है नर्व फाइबर से. नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व फाइबर. नर्व फाइबर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम लोग जान लेंगे यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट. जैसे एक बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे ब्रिक्स का जरूरत होता है, बहुत सारे ईटा जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बना जाता है, वैसे नर्वस सिस्टम का भी कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. नर्वस सिस्टम का सबसे मेन जो चीज है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो है न्यूरॉन. ओके, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, जो सेंसिंग प्रोसेस करने का जो काम है, वो करते हैं न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन छोड़ के कुछ सेल्स होता है जिसको कहते हैं न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया सेल है मेन स्ट्रक्चरल यूनिट. न्यूरोग्लियल सेल्स. So neuroglial cells are the structural unit and neuron are the functional unit. Neuron also take part in structure also. Neuron both होता है, neuron the structural and functional unit, बट न्यूरॉन से लगभग 10 गुना ज़्यादा मात्रा में रहता है न्यूरोग्लियल सेल. न्यूरोग्लियल सेल जो है ये फंक्शन यानी कि नर्व इम्पल्स कैरी करने में कोई इसका रोल नहीं है. नर्व इम्पल्स कैरी करना का काम करता है न्यूरॉन ही, बट न्यूरोग्लियल सेल जो है ये नर्व फाइबर या नर्वस सिस्टम को बनाने में, हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए काम आता है. Now we will see the structure and function of neuron.